स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हम लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेगा। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों CDPO के सिलेबस में हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना है, इसलिए हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था को बहुत लोगों का डिमांड है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को भी पढ़ाया जाए। तो आज हम लोग का सेशन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का रहेगा। तो हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों कि कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ। ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लाहौर में हुआ था। लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या मुख्य मुद्दा था, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यहाँ से प्रश्न बहुत बार JPSC पूछता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई या किस स्थान पर यह अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में जो मूल संविधान है उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल है। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। तो यहाँ आपका स्टार डाल दिया गया है और ये जो क्वेश्चन है आपका CDPO की परीक्षा में पूछी गई है 2005 में। स्टार क्यों डाला गया है उसके लिए आपको ऊपर के व्याख्या को देखना होगा, समझ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो धारा दिया गया है 295, 444, 259 और 301, लेकिन 400 वर्तमान में जो धाराएं हैं वो 450 है, इसलिए यहाँ पे आंसर में स्टार मार दिया गया है क्योंकि एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है सटीक उत्तर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। मिलान करने के लिए कहा गया है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितनी कितनी प्रविष्टियाँ हैं। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है निम्न शब्दों पर विचार करें। यहाँ पे सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। सही शब्द किस क्रम में लगेगा उसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर हो जाएगा समाजवादी, फिर आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और सबसे लास्ट में हो जाएगा प्रजातांत्रिक। तो इस क्रम में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन CDPO की परीक्षा जो 2018 में हुई है उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ जो टॉपिक है इससे प्रश्न आने की संभावना है, तो इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए व्याख्या को अच्छे से हम लोग देखेंगे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ से प्रश्न JPSC में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इनको निर्वाचित किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई। तो ये प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से आई, फ्रांसीसी क्रांति से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये परीक्षा में पूछा गया है CDPO का 2018 में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से अपनी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समता, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, आने के चांसेस हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं: ब्रिटेन से संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए क्या क्या विशेषता ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सारी विशेषता कहाँ कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, वो सारा दिया गया है। इसे आप लोग एक बार
स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कनाडा से परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से है समवर्ती सूची, अनुच्छेद 108 संयुक्त सदन की बैठक। सोवियत यूनियन, मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में रूस है नाम। प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा। कर्तव्य देखिए दोस्तों, यहाँ सोवियत यूनियन से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपका लिया गया है। मौलिक अधिकार जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो वर्तमान रूस से लिया गया है। ये दोनों बातें अलग अलग है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फ्रांस से है गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार प्रस्तावना में अभिव्यक्त है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यहाँ से प्रश्न आते हैं जेपीएससी में कि किस देश से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन संविधान में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, ये भी प्रश्न आता है, तो दक्षिण अफ्रीका से। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, चाहें तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के मध्य है देश जिनसे लिया गया है। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा से लिया गया है। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये प्रश्न भी आपके सीडीपीओ की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड, ऑप्शन डी। ये परीक्षा में पूछा गया है, सीडीपीओ की परीक्षा में 2005 में। नेक्स्ट है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है, तो फेडरल सिस्टम का विचार जो है कनाडा से लिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। आंसर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे हम लोग इसको पंथ निरपेक्ष कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है सीडीपीओ की 2005 में। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान को एक सार्वभौम समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। यहाँ पे आपके प्रश्न बनते हैं कि किस वर्ष और किसकी कमेटी की सिफारिश के आधार पर या कौन सा संविधान संशोधन के बाद ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा कि 42वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं सीडीपीओ की परीक्षा में 2005 में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ये प्रश्न भी देखिए दोस्तों, CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये परीक्षा में भी पूछा गया है, CDPO की परीक्षा में 2018 में जो कंडक्ट हुई है। व्याख्या देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है: मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। अतः विकल्प ई सही है। एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343। ये प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं CDPO की परीक्षा जो 2018 में हुई है उसमें। संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। ये प्रश्न भी देखिए आपके BPSC CDPO परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने, ऑप्शन सी। ये परीक्षा में भी पूछा गया आपका CDPO की 2018 में। आपातकाल से भी प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक व्याख्या में दिया गया इसे अच्छे से पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। यदि यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18 हो गया और अनुच्छेद 352 से 360। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका CDPO की परीक्षा 2018 में संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये प्रश्न भी देखिए दोस्तों, CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका जो है वो अमेरिकी गणराज्य USA से उत्पन्न हुई है। ये क्वेश्चन भी आपका CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है।
जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रश्न भी देखिए दोस्तों, पूछा गया है आपका CDPO की परीक्षा 2018 में। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया या किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ये भी आपका CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या को देखेंगे। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद की विशेष बहुमत से, तीसरा है संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न भी आपका CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या में हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 में बना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के 36वें 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। नेक्स्ट है, भारत एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधनों के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, साधारण। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये गैर नागरिकों विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार रहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यहाँ आंसर में स्टार डाला गया है क्योंकि जो आपका ऑप्शन है सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों होगा, और यहाँ ऑप्शन में अलग अलग दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये प्रश्न भी आपका सीडीपीओ की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? आंसर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी। ये भी परीक्षा में पूछा गया है सीडीपीओ की परीक्षा 2005 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी क्वेश्चन आपका सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है। 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है। परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में
दिया गया। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? आंसर हो जाएगा कितनी भी बार, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो अनुच्छेद 53(1) में है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। ये सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही है। आंसर आपका हो जाएगा कुट के अनुसार ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, अतः कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये प्रश्न भी आपका CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में और इसको कंटिन्यू करेंगे राज व्यवस्था को। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल पे जो भी व्यूवर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।